आज सोनम वांगचुक जी के अनशन का 19वां दिन है। उनकी गिरती सेहत को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, लेकिन इससे जुड़ी एक बड़ा सवाल है कि आखिर जब कोई भी एक्टिविस्ट आमरण अनशन पर बैठता है तो स्टेट मशीनरी कैसे रिएक्ट करती है। इस सवाल का सबसे बड़ा केस स्टडी है मणिपुर की आयरन लेडी इरोम चानू शर्मिला जी की, और ये हादसा है 2 नवंबर सन 2000 का, जब मणिपुर के मालूम नगर में असम राइफल्स के कॉन्वॉय पर एक आईईडी ब्लास्ट हुआ। हालांकि उस ब्लास्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई भी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन असम राइफल्स ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी थी और बस स्टॉप पे खड़े 10 निर्दोष सिविलियंस की मौत हो गई। उनमें से एक 18 साल का लड़का भी था जिसे नेशनल ब्रेवरी अवार्ड भी मिला हुआ था, और एक 62 साल की बुजुर्ग महिला भी थी। उस वक्त मणिपुर में आफ्स्पा लागू था, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस को असाधारण पावर्स देता है, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स बिना वारंट के सर्च और अरेस्ट भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर फायर आर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी भी इन पावर्स का गलत इस्तेमाल हो तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आसानी से नहीं की जा सकती, यानी उनको ब्लैंकेट प्रोटेक्शन मिल जाती है। बस इस घटना के बाद इरोम चानू शर्मिला जी ने फैसला किया कि जब तक मणिपुर से आफ्स्पा नहीं हटेगा तब तक वो खाना नहीं खाएगी और एक बूंद पानी भी नहीं पिएगी। और ये प्रोटेस्ट कुछ दिनों या महीनों का नहीं था, पूरे 16 साल यानी 5757 डेज तक लगातार चला। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इतने दिन तक और इतने सालों तक अगर उन्होंने कुछ नहीं खाया तो वो जिंदा कैसे रही। उस समय आईपीसी के सेक्शन 309 के तहत अटेम्प्ट टू सुसाइड एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। पुलिस उन्हें बार बार अरेस्ट करती थी और हॉस्पिटल या जुडिशियल कस्टडी में रखती थी। डॉक्टर्स राइल्स ट्यूब के जरिए उनके शरीर को लिक्विड न्यूट्रिशन देते थे ताकि उनके ऑर्गन्स काम करते रहे। और फिर 9 अगस्त 2016 को इरोम शर्मिला जी ने एक शहद की बूंद लेकर अपना फास्ट तोड़ा। उनका मानना था कि सिर्फ अनशन से आफ्स्पा नहीं हट रहा था और इसीलिए उन्होंने सिस्टम के अंदर जाकर बदलाव लाने का फैसला किया। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन 2017 मणिपुर असेंबली इलेक्शन में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ओक्राम इबोबी सिंह के खिलाफ लड़ते हुए उन्हें सिर्फ और सिर्फ 90 वोट्स यानी 90 वोट्स मिले। जरा सोचे, 16 साल की तपस्या और इलेक्शन में ये नतीजा। इसलिए बाद में उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दी और आफ्स्पा वो आज भी मणिपुर के कुछ हिस्सों में लागू है। मणिपुर आज भी जख्मी है और दर्द में है। अब यही से एक और जरूरी सवाल उठता है कि स्टेट मशीनरी होती क्या है। हम अक्सर गवर्नमेंट और स्टेट को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बदलती रहती है लेकिन स्टेट नहीं। स्टेट का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट्स, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, आर्मी और पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और जब भी कोई इंडेफिनिट फास्ट पर बैठता है, स्टेट को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। और स्टेट का पहला प्रिंसिपल है सॉवरेनिटी, मतलब लोकतंत्र में स्टेट की सबसे बड़ी पहचान है उसकी सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता की। सीधी भाषा में इसका मतलब है देश के अंदर कानून बनाना, पॉलिसीज तय करना और उनको लागू करने का अंतिम अधिकार स्टेट के पास ही होता है। और इसीलिए किसी के अनशन पर बैठते से ही स्टेट तुरंत अपनी पॉलिसी नहीं बदलता ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कमजोर ना पड़ जाए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि स्टेट अकाउंटेबल ना हो। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी में सॉवरेनिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। इसीलिए स्टेट आमतौर पर डायलॉग शुरू करता है, एक्सपर्ट्स की राय लेता है, कमिटीज बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के तहत फैसला लेने की कोशिश करता है। यानी एक तरफ सॉवरेन अथॉरिटी को बचाना और दूसरी तरफ लोगों की बात सुनना और जरूरत पड़ने पर इंस्टीट्यूशंस के जरिए सुधार की प्रक्रिया को शुरू करना। अब इस बात को आज के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। आज एजुकेशन सिस्टम में गंभीर तरीके से सुधार लाना जरूरी हो गया है, क्योंकि बार बार ऐसे नेशनल लेवल एग्जाम्स का जो मजाक बनता जा रहा है, करोड़ों बच्चे इससे परेशान हैं, उनका फ्यूचर खतरे में है और कितनों ने तो अपनी जान तक ले ली है। लेकिन क्या सिर्फ
एक मिनिस्टर के रेजिग्नेशन से ये बात खत्म हो जाएगी, या फिर नीट, जेईई, यूजीसी नेट और दूसरी नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस की कमियों की गहरी जांच शुरू होगी? क्या एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर रिफॉर्म्स के लिए कोई क्रेडिबल इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस शुरू होगा? क्योंकि लोकतंत्र में अकाउंटेबिलिटी का मतलब किसी एक व्यक्ति को हटा देना नहीं होता। असली अकाउंटेबिलिटी तब होती है जब सिस्टम की कमियों को सुधारा जाए। और अब बात आती है सोनम वांगचुक जी की। क्या इस बार स्टेट मशीनरी कोई अलग रास्ता अपनाएगी? क्या मीनिंगफुल डायलॉग शुरू होगा? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस और पब्लिक एक्सपेक्टेशंस के बीच का कोई नया संतुलन बनेगा, या फिर इतिहास एक और बार वही मोड़ लेगा? ये सिर्फ सोनम वांगचुक जी की कहानी नहीं है, ये हर उस आंदोलन की कहानी है जो हमारे देश में पहले भी हुआ था, आगे भी होगा। तो आपको क्या लगता है, इस बार इस कहानी से चीजें बदलेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।